साइकोलॉजी में अगला टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस किस फील्ड में किस मेथड से साइकोलॉजी यूज़ होती है या साइकोलॉजी पर काम किया जाता है बेसिकली। So since psychoanalysis originated in Freud's medical and ऊपर लाइन देखो, यहाँ पर psychiatric practice, it was first adopted by psychiatrists and thus today many psychiatrists are also psychoanalysts। ठीक है ना। देखो, साइकोट्रिस्ट मतलब जो साइकोलॉजी पे प्रैक्टिस करते हैं, साइको एनालिसिस मतलब जहाँ पे साइकोलॉजी पे एनालाइजिंग की जाती है। एनालाइज करना मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना और फिर कंक्लूज़न निकालना। तो साइको एनालाइज मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी पर रिसर्च करके किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना। ठीक है। और साइकेट्रिस्ट जो साइकोलॉजी पे डील करते हैं, जो भी डॉक्टर हैं या ऐसे कह सकते हैं। बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु हैव हैड साइको एनालिटिक ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी साइको एनालिसिस्ट, as can people who are neither psychiatrist nor clinical psychologist। Psychoanalyst without MT degrees are known as lay analysis। मतलब बहुत से जो साइको एनालिसिस्ट होते हैं जिनमें डिग्री नहीं है उनको ले एनालिसिस बोलते हैं, एक तरह से डमी एनालिसिस कह सकते हो आप। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अब हम लोग ये पढ़ेंगे मेनली कहाँ कहाँ पर किस तरह का साइकोलॉजी यूज़ होती है, कौन साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकता है कहाँ कहाँ पर। अब देखो, काउंसलिंग साइकोलॉजी, द वर्क ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज़ क्वाइट सिमिलर to that of the clinical psychologist। The difference between them is that counseling psychologists generally work with people who have milder emotional and personal problem। तो देखो, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक है काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल में थोड़ा सा मेडिकल डिपेंडेंसी ज़्यादा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। सिमिलर ही होते हैं लेकिन फिर भी फ़र्क होता है। काउंसलिंग में मोर अबाउट इमोशंस से डील किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है पेशेंट्स की। ठीक है। और क्लिनिकल में थोड़ा मेडिसिन सपोर्ट के लिया जाता है, और काउंसलिंग में मोर अबाउट काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, पॉजिटिवनेस देना पेशेंट को। तो दे मे यूज़ साइकोथेरेपी इन एन अटेम्प्ट टू हेल्प विद these problems। Counseling psychologists are often consulted by people with specific questions। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में पेशेंट्स के साथ में पर्सनल एक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है डॉक्टर का, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेंडली भी और टेक्निकली भी। और वहाँ पे पेशेंट की फील ना होना चाहिए कि वो बीमार है, तो थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर में, लाइट एम्बियंस में, लाइट मूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा फ्रेंडली होकर। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को बताना पड़ता है कि इज़ एक होता है ना कि उसका केयर करने वाला पेशेंट का, तो वैसे फील एक फ्रेंडली जोन में बातें की जाती हैं। So counseling psychologists are often considered by people specific questions such as choice of career or educational program। In their practice, counseling psychology may make extensive use of tests to measure aptitudes, interests and personality character। जैसे किसी कोई करियर के लिए परेशान है, एजुकेशन के लिए परेशान है, तो वहाँ पर काउंसलिंग जब की जाएगी तो वहाँ पहले पेशेंट का, अब जहाँ पेशेंट वर्ड चलो यूज़ नहीं करेंगे, कोई पर्सन का कहाँ पे इंटरेस्ट है, वो क्या बनना चाहता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी किस पर ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे होते हैं उनका मैथ पे दिमाग नहीं लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो साइंस फील्ड में ही आगे बढ़े, बाकी और भी फील्ड हैं इस दुनिया में जहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता है ना। तो वहाँ पे सब देखा जाता है उसका एप्टीट्यूड मतलब किसी उसकी नॉलेज, एक तरीके से फाउंडेशंस की, interest, personality characteristics। A number of counseling psychologists try to help people who are having problem with
फैमिली लिविंग, दिस आर दी मैरिज एंड फैमिली काउंसलर, ठीक है। तो जिस तरह करियर काउंसलर होते हैं जहाँ पे करियर और उसके पर्सनालिटी को, उसके एजुकेशन को सही गाइडेंस देना होता है, बेसिकली एजुकेशनल काउंसलर होते हैं वो। इसी तरह कुछ फैमिली काउंसलर होते हैं, यहाँ पे मैरिज से कोई डिस्टर्ब है, कोई रिलेशनशिप से डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग बहुत बड़ा हेल्प करता है साइकोलॉजी में। सिर्फ मतलब इसको डोंट टेक इट लाइटली कि यहाँ पे मेडिसिन्स नहीं उतनी हैं या उस तरीके से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, और साइकोलॉजी इज़ व्हाट, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, द वे यू थिंकिंग, द वे यू फील, your energy inside your body, inside your mind, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नो। तो ये काउंसलिंग से काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसीलिए काउंसलिंग सबसे पहले देखो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी का स्कोप है। फिर स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पढ़ा, जहाँ पे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सही काउंसलिंग की, करियर गाइडेंस की। तो यहाँ पर अगर सही करियर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो बच्चों का करियर क्या होता है, वो मिसगाइड हो जाता है और काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा एजुकेशन के टुवार्ड्स बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों से पढ़ाई मन नहीं लग रहा है उसको मोटिवेट करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत से बच्चे इतने ज़्यादा वीक होते हैं, कितना वीक कैसे हो सकता है कि पढ़ भी नहीं पा रहा है कोई वर्ड को, तो वहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ होता है, जहाँ पर स्कूल में विज़िट किए जाते हैं, कि जाने चाहिए वहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, क्या एग्जैक्टली क्यों नहीं उसको इतना समझ में आ रहा है, वाई इज़ नॉट एबल टू रीड और अंडरस्टैंड दी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन साइकोलॉजी में आती हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। So many psychologists are not primarily engaged in work that apply directly to practical problems. तो बहुत से इसमें साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया कि वो डायरेक्ट इंगेज नहीं होते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Instead, these psychologists try to understand the fundamental cause of behavior. तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वहाँ पर नहीं गए, अभी बिहेवियर पे जा रहे हैं। सो दे डू वॉट इज समटाइम कॉल्ड बेसिक रिसर्च स्टडी इन सच एज फंडामेंटल प्रोसेस एज लर्निंग एंड मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन। तो यहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होती है कि जो बेसिक रिसर्च में उसके फंडामेंटल जो प्रोसेस है लर्निंग के, मेमोरी के, थिंकिंग के, सेंसेशन के, परसेप्शन के, इस पर काम किया जाता है, मोटिवेशन, इमोशंस। In other words, the experimental psychologist studies how behavior is modified and how people retain this modification. कि behavior को कैसे change किया जा सकता है, उसको कैसे retain किया जा सकता है, उसके behavior को कि वो वैसे ही positive behave करे. So the processing of information in thinking how human sensory system work to allow people to experience what is going on around them and the factor that urge them on and give direction to behavior. तो ये आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल्स में कि कैसे बिहेवियर को चेंज कराना है। अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है किसी का, अब उसको उसके बिहेवियर को हम कैसे बदलाव लाएं, क्या चीज़ें किस फंडामेंटल पे काम करें, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका इमोशंस है ना, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको किस तरीके से हम कंट्रोल करें, उसके अंदर पॉजिटिवनेस लाएं टुवार्ड्स देयर करियर, देयर लाइफ, देयर रिलेशनशिप, जिससे भी वो परेशान है। A number of experimental psychologists are concerned with the relationship of the brain and other biological activity to behavior. These are psychological psychologists. चैप्टर 2 में आगे है, while it is a part of psychology, psychology is also considered. तो यहाँ पे देखो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि उसकी पर्सन की साइकोलॉजी की वजह से
किसी पर्सन की साइकोलॉजी की वजह से उसके फिजियो में चेंज होना। फिजियो का मतलब होता है बाहर की आउटर आउटर बिहेवियर, जो बाहर दिख रहा है, फ्रॉम द इंटरनल, ड्यू टू इंटरनल वे ऑफ थिंकिंग, ड्यू टू इंटरनल फीलिंग्स, ड्यू टू इंटरनल इमोशंस, जो बाहर आउटकम हो रहे हैं। कभी कभी नहीं हम लोग फ्रस्ट्रेशन में कोई चीज़ उठा के फेंक देते हैं, तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। उसको जो बाहर ही दिख रहा है तुम्हारी, वो जो तुमने कोई भी चीज़ गुस्से से फेंक दिया या फ्रस्ट्रेशन में फेंक दिया, अकेले हो, कुछ ऐसी थिंकिंग आई और कुछ आप कुछ निगेटिव सोचने लगे अपने बारे में। सम टाइम इट हैपेंस व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम। तो अकेला जब पर्सन होता है तो रूम में तो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने लगता है। व्हेन यू आर अलोन, तो बुक उठा के फेंक दी, तो दैट इज़ ए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट की आपकी वो साइकोलॉजी बाहर फिजिक्स में दिख रही है, आपको आउटर में दिख रही है। आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा भी होता है, सर में दर्द होने लगा, तो दैट इज़ ए वो जो फिजियो में चेंज हुआ है, दैट्स ड्यू टू योर साइकोलॉजी, ड्यू टू योर इमोशंस, ओवर थिंकिंग, वॉट एवर, बट ये इट हैपेंस ऑन योर फिजियो, इट कम्स ऑन योर फिजियो। पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ न्यूरोबायोलॉजी। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट में और डिटेल्स में जाएंगे तो और ब्रॉडर फील्ड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ फील्ड ऑफ न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरोबायोलॉजी मतलब आपके माइंड जो होता है ना, न्यूरोलॉजी, माइंड में जो मेंटली इश्यूज़ हैं या आप जिस तरह सोच रहे हो, आपकी जो भी सिग्नल से जा रहे हैं आउटर बाहर से चीज़ों को कैप्चर करके अंदर जो भी सिग्नल जा रहे हैं और अंदर जो बॉडी में चेंज आ रहे हैं या जो भी इमोशंस में चेंज आ रहे हैं, तो न्यूरो का मतलब वो हुआ, न्यूरोलॉजी मतलब दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोबायोलॉजी ये एक नर्वस सिस्टम और उसके फंक्शन से रिलेटेड एक ब्रॉडर फील्ड है। इस पर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं इसके भी डॉक्टर्स होते हैं। तो ये लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल की स्टडीज़ होती है न्यूरोलॉजी। अभी साइंस इस पर काफ़ी रिसर्च करना बाकी है, न्यूरोलॉजी काफ़ी रिसर्च करना बाकी है। सो एज यू माइट surmise from the name of the subfield, control experiment are the major research methods used by experiment. Subfield control and experiment are the major research methods used by experimental psychologists, but experimental methods are also used by psychologists other than experimental psychologists. For instance, social psychologists may do experiment to determine the effects of various group pressures and influences on a person behavior. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, सोशल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सोसाइटी पर। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब में अगर हमें सोशल कुछ ये करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर होते हैं, वो जाके हेल्प मांगते हैं स्ट्रेंजर से। अरे मेरे पास रोड पर बिल्कुल पर्स गिर गया है और मेरे पैसे नहीं है, मैं 100 रुपीज़ की हेल्प कर दीजिए। या फिर कोई खाने की दुकान में जाएंगे, भूख लगी है, हमें फ्री में खाना खिला दीजिए। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ करते हैं, इससे लोगों की थिंकिंग पता चलती है। या गेटअप, पर्टिकुलर रिलीजन का गेटअप पहन लेते हैं और देखते हैं कि फिर क्रॉस और रिलीजन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मुस्लिम गेटअप पहन, आप मुस्लिम गेटअप में पूरा, इससे पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हो। ठीक है, अब वहाँ पे जो प्योर कोई हिंदू है, कोई पंडित है, कोई पुजारी है, वहाँ पर जाके हेल्प मांगना
कि ऐसे दिक्कत हो गई है, हमें पैसे नहीं है, हमें मदद कर दो। तो ऐसे यूट्यूब में भी आप देखोगे सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो काफ़ी जगह और ये आप यकीन नहीं होगा आपको कि बाहर पॉलिटिकल लेवल पे इतना सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी इतनी है, लेकिन मीडिया में या पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट कंसिडरिंग योर रिलीजन, योर कास्ट, योर स्टेटस, विदाउट कंसिडरिंग दैट। और आपको हेल्प करते हैं, सोचते नहीं है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो। हेल्प ईच अदर। किसी को हेल्प नहीं करनी होती है तो नहीं करनी होती है, फिर उसमें रिलीजन या किसी और का रीज़न नहीं होता, उनको हेल्प नहीं करनी होती। और डेफिनेटली 100 में 2-3 लोग तो ऐसे होते ही हैं हर ग्रुप में, वो थोड़े से उनके अंदर निगेटिव एनर्जी होती ही है। तो 100 में 2 ही 3 लोग होते हैं, 1 ही 2 लोग होते होंगे, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ its name, it is not the method which distinguishes experimental psychology from other subfield। तो जैसे बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंटल, कोई लैब में ही एक्सपेरिमेंट होना है या किसी पेशेंट को बुलाकर ही हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट करता है। इसके अलावा अलग अलग फील्ड वाले भी एक्सपेरिमेंट करके अपना मकसद, अपना जो भी उनका टारगेट होता है, जो भी उनका मोटो होता है, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़ instead experimental psychology is distinguished by what is studies the fundamental process of learning and memory, thinking, sensation, perception, motivation, emotion and psychological or biological basis of the behavior। तो टोटल कहने का निचोड़ ये है कि साइकोलॉजी में मेन देखा यही जाता है फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल क्या है? लर्निंग एंड मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, उसके बॉडी में सेंसेशन कैसे है? सेंसेशन समझ गया ना, बॉडी के सेंसेशन जो होते हैं। परसेप्शन, उसका सोचने का तरीका क्या है, क्या परसेप्टिव से किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोच रहा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में सोच रहा है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच रहा है, लड़कियों के बारे में, जैसे कोई ना शादी के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए लड़कियों के लिए क्या परसेप्शन है कि यार लड़कियां धोखेबाज होती हैं, धोखा दे देती हैं, है ना, डिश कर देती हैं। तो उसका वो परसेप्शन की वजह से वो इज़ नॉट रेडी टू गेट मैरिड। मोटिवेशन देखा जाता है उसका किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसकी जॉब के लिए, उसके करियर के लिए, क्या वो कितना मोटिवेट है, उसके इमोशन पर हमें रिसर्च करनी होती है। और साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर, उसके बायोलॉजी के बेस पर, उसके साइकोलॉजी के बेस पर उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो फंडामेंटल यही है, कुल मिला के बात ये है। उसके बाद नेक्स्ट तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा काउंसलिंग, साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ा, स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल एंड फिजियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। देखो मैंने जो नोट्स दिए हैं उससे भी बनाओ, लेकिन इससे भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने तरीके से इससे भी नोट्स बनाते रहो खुद से। खुद के जो ओन नोट्स होते हैं खैर उसकी तो बात अलग ही होती है, फिर भी मैंने दे दिए नोट्स आपको एक सिस्टमेटिक वे से, इससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से नोट्स को बनाने हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज यूज ऑफ इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है वो एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड टेस्ट होता है कि अब तक किसने क्या है पढ़ाई, मतलब पढ़ा इतनी जो उसको एजुकेशन उसने की है, तो उस एजुकेशन से उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज नहीं, उस एजुकेशन से उसको जनरल नॉलेज कितनी हो गई है।
उसका ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, उसको आगे करियर से रिलेटेड चीज़ें कितनी कितनी पता है उसको, उस फील्ड से रिलेटेड जो साइड वाली चीज़ें होती हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आप में कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई आर्ट्स कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है ना। या बेसिक कैलकुलेशन जो होता है कि भाई आप बेसिक कैलकुलेशन तो मालूम होना चाहिए, आपको भी सामान खरीदने जा रहे हो तो उसका एक बेसिक कैलकुलेशन, तो आपने किया थोड़ा कि भाई आपने कॉमर्स नहीं किया तो आप बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, उतना तो आना ही चाहिए ना। फिर करंट अफेयर हुआ कि हमारी जो पॉलिटिक्स का जो क्या सिस्टम है हमारी कंट्री में, तो ये जो बेसिक नॉलेज होती है एक, या हम जनरल नॉलेज भी प्लस कर सकते हैं, तो उसका वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट यूज़ होते हैं, जहाँ पर जब एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट किया जाता है, जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर, या एम्प्लॉइज़ का मोरल डाउन है या एम्प्लॉइज़ काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है कि एम्प्लॉइज़ कहाँ पर डिससेटिस्फाई हैं, क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या उनका काम का ज़्यादा प्रेशर है, तो लोड ओवरलोड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो टुडे मैनी कंपनीज यूज़ मॉडर्न वर्जन ऑफ सच टेस्ट इन देयर हायरिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो प्लेसमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये टेस्ट किए जाते हैं कि पर्सन को जो रख रहे हैं हम अपनी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अप्लाई साइकोलॉजी टू प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें साइकोलॉजी को लोग बुलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को, टू सुपरविज़न ऑफ पर्सनल एंड टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, टू काउंसलिंग एम्प्लॉयज़, so and to alleviating industrial stress. The applied psychologists who do this work are sometimes called personal psychologists. So many industrial and organizational psychologists work as member of counseling firms. So many industrial and organizational psychologists work as member of consulting firm which sell their services to companies. तो बहुत सारे कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको उनको जॉब के लिए रखना है हमेशा के लिए, आप उनको टाइम टू टाइम बुला सकते हैं, उनको फ़ीस पे करिए। जैसे डॉक्टर को हम कैसे बुलाते हैं, डॉक्टर पास कैसे जाते हैं, तो वो अपनी कंपनी 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए आपने हायर किया, वो अपनी 1 मंथ या 15 डेज़ काम करते हैं एम्प्लॉइज़ के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट की जाती हैं। So for one business, they may set up an employee selection program. For another, they may recommend change in their training program. For another, they may analyze problem of interpersonal relationship and run program to train company management and employees in human relations skill. And for still another, they may do research on consumer attitude towards the company's product. तो कुल मिला के यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट को अगर हम हायर कर रहे हैं या कंसल्टिंग सर्विस ले रहे होते, तो कहाँ कहाँ पर उनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि दे में सेटअप एंड एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। दे में रिकमेंड चेंजेस इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का मोरल अप रहे, इंटरेस्ट बना रहे, अच्छे से ट्रेन हो जाए उस काम के लिए। जब काम के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए एम्प्लॉय जितना ज़्यादा वेल ट्रेंड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, वो काम मन से करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का फ़ायदा होगा। दे मे एनालाइज प्रॉब्लम ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशन है आपस में, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर टू टॉप ऑर्डर मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की सर्विस दी ली जा सकती है। रन प्रोग्राम टू ट्रेन कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ इन ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, तो ह्यूमन रिलेशनशिप बेस पर बहुत ज़्यादा दिया है, जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे कंपनी उतना ज़्यादा ग्रो करेगी, याद रखना। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर अच्छी बॉन्डिंग है, उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग होगी।
स्टूडेंट की, ये याद रखना। अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, स्टूडेंट को इतना ट्रस्ट नहीं है टीचर के ऊपर, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ट्रस्ट है लेकिन बॉन्डिंग ही नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग में भी फ़र्क पड़ जाएगा, लर्निंग में फ़र्क पड़ जाएगा, ओवरऑल हमारे रिज़ल्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट का टीचर पर 100% ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कंज्यूमर एटीट्यूड टुवार्ड्स द कंपनी प्रोडक्ट, उसके लिए भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज ली जा सकती हैं कि कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, हमारे ब्रांड के लिए, क्या सोच रहा है कंज्यूमर, कैसे उसकी साइकोलॉजी को बदला जा सकता है अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस में, फर्म में, इन सारी साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज का साइकोलॉजी सर्विसेज ली जा सकती हैं, ठीक है। So this then is subfield of psychology in which psychological principles are applied to practical problems of work and commerce. Even the research which is done in is aimed at the solution of particular practical problems. Compare this with the basic research orientation of experimental psychologist. तो ये जो सब फील्ड हैं, ये सब फील्ड जो भी हम लोग ने अलग अलग पढ़ा है, काउंसलिंग के लिए पढ़ा हमने, इंडस्ट्रियल के लिए पढ़ा हमने, एजुकेशन के लिए पढ़ा, तो ये बहुत ज़रूरी होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब तक के जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझो और कोशिश क्या करो डाउट पूछने का, ठीक है ना, तभी अच्छी लर्निंग मानी जाएगी।